अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, हुकूमत की जानिब से अहम पेशरफ़्त मुज़ाकरात को लेकर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, 8 रुकनी कमेटी है सर। इसमें तमाम पार्टियों से लोग शामिल किए गए हैं, इत्तेहादी जमातों से। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? तहरीक-ए-इंसाफ कोई मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात तो नहीं करना चाहती थी। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहती थी। यहाँ तो बहुत से लोग जो है ना इस कमेटी पे एतराज़ कर रहे हैं कि जी ये इतनी सियासी जमातों की कमेटी बना दी है। इसका तो मतलब है कि हल करना ही नहीं चाहते। अगर मुस्लिम लीग हल करना चाहती तो मुस्लिम लीग नून के 2-3 लोगों पर कमेटी होती और वो फैसला कर लेती। लेकिन जब आपने इतनी जमातों को बीच में डाल दिया है तो फिर क्या फैसला होगा? लेकिन आप ये देखें कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात करने हैं? तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहती है। हुकूमत तो एक इत्तेहादी हुकूमत है और उसमें सब सियासी जमातें शरीक हैं। एमक्यूएम हुकूमत में शेयर होल्डर है। उसके पास एक सूबे की गवर्नरी है, वज़ारत है। आईपीपी के पास वज़ारत है। मुस्लिम लीग काफ के पास कैबिनेट में मौजूद है। पीपल्स पार्टी के पास 2 सूबों के गवर्नर हैं, सदर है, चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी स्पीकर है। एक तो ये एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें सब सियासी जमातें किसी न किसी शक्ल में हुकूमत में हिस्सेदार हैं। तो जब तहरीक-इंसाफ हुकूमत से बात करना चाहती है, तो फिर सारी हुकूमत मिलकर ही उनसे बात करेगी ना। अकेली मुस्लिम लीग नून कैसे बात कर लेगी? अकेली मुस्लिम लीग नून तो तभी बात करेगी ना जब वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून से बात करना चाहें। वो हुकूमत से बात करना चाहते हैं। तो जो लोग इस कमेटी पर इतराज़ कर रहे हैं कि जी इतनी बड़ी कमेटी बना दी है, अब तो कोई बात तय ही नहीं हो सकती। भई एक इत्तेहादी हुकूमत है। अगर फ़र्ज़ कर लें मुस्लिम लीग नून अकेले अपने लोगों पर हुकुम बना लेती और पीटीआई से कुछ तय कर लेती और उस तय करने को बाद में इत्तेहादी ना मानते। फ़र्ज़ कर लें मुस्लिम लीग नून सिर्फ़ अपने 2-3 लोगों पर कमेटी बनाती और वो उनके साथ कुछ चीज़ तय हो जाती। तो जब हुकूमत वापस अपने इत्तेहादियों के पास आती तो वो कहते हमसे पूछ के आपने तय किया है, हम ये बात नहीं मानते। फिर क्या होता? फिर जो तय किया होता वो सारे का सारा डूब जाता। तो मेरे ख़्याल में शहबाज़ शरीफ़ ने एक सियासी फ़हम-ओ-फ़रासत का मुज़ाहरा किया है, दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया है। उन्होंने कहा सारी हुकूमत मिलकर बात कर ले, सियासी मुज़ाकरात हैं, जो सियासी जमातें हुकूमत में हैं, वो सब मिलकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब तहरीक-ए-इंसाफ को क्या करना चाहिए इसके जवाब में? देखें, ये हुकूमत और ऑपोज़िशन के मुज़ाकरात हैं। अगर तो तहरीक-ए-इंसाफ इसको हुकूमत और ऑपोज़िशन के मुज़ाकरात बनाना चाहती है, तो तहरीक-ए-इंसाफ को भी अपनी कमेटी रीडिज़ाइन करनी चाहिए। उसमें जो दीगर ऑपोज़िशन की जमातें हैं, उनको भी डाल ले, मसलन मौलाना फज़ल रहमान के 2 बंदे भी डाल लें वो मैंगल को भी डाल लें, महमूद खान अचकज़ई को भी डाल लें। जो ऑपोज़िशन की जमातें हैं, जो हुकूमत में शरीक नहीं हैं और वो ऑपोज़िशन बेंचेज़ पर बैठी हैं, उनको तहरीक-ए-इंसाफ अपनी कमेटी में साथ शामिल कर ले और ये हुकूमत और ऑपोज़िशन के मुज़ाकरात हो जाएँगे। लेकिन अगर वो हुकूमत और ऑपोज़िशन के मुज़ाकरात नहीं चाहती और सिर्फ़ हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाकरात चाहती है, तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ की कमेटी मौजूद है, हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ की कमेटी आपस में बात कर लेगी। देखिए, अगर तो वो कुछ हुकूमत से चाहती हैं, तो हुकूमत के सारे इत्तेहादी जिस बात पर मुत्तफ़िक होंगे, वही होगा ना। खाली मुस्लिम लीग नून किसी बात को मान भी ले और इत्तेहादी ना मान रहे हों, तो मुस्लिम लीग नून कोई तहरीक-ए-इंसाफ से मुआहदे के लिए अपनी हुकूमत तो नहीं खतरे में डालेगी कि वो एक मुआहदा कर ले तहरीक-ए-इंसाफ से। वो उस मुआहदे पे उससे पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम सब नाराज़ हो जाएँ और उसकी अपनी हुकूमत खतरे में डल जाए। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में शहबाज़ शरीफ़ ने ठीक फ़ैसला किया है कि तहरीक-ए-इंसाफ से मामला एक सियासी मामला है और तमाम जो हुकूमत के सियासी इत्तेहादी हैं, वो मिलकर बैठ के जो भी तय कर लें तहरीक-ए-इंसाफ। अब देखें, अब इस कमेटी में मुस्लिम लीग नून अक़लियत में है। उसके तो अपने 3 लोग हैं, बाकी तो दीगर इत्तेहादी हैं। फ़र्ज़ कर लें दीगर इत्तेहादी सब बातें मान लेते हैं पीटीआई की, तो अकेली मुस्लिम लीग नून तो किसी बात में रुकावट नहीं डाल सकती। फ़र्ज़ कर लें पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और आईपीपी और मुस्लिम लीग काफ के सब लोग कहते हैं कि जी इमरान खान पर से केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ और हुकूमत तमाम केसेस विथड्रॉ कर ले, तो मुस्लिम लीग नून अकेली तो नहीं केसेस कायम रख सकती।
और अगर वो कहते हैं सबको छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम लीग नून अकेली गिरफ्तार नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में ये ठीक किया गवर्नमेंट ने कि जो भी फैसला करना है वो तमाम सियासी इत्तेहादी मिलकर कर लें। और अब तहरीक इंसाफ अपने सारे सियासी इत्तेहादियों को मिलकर कायल कर ले। अब अगर वो कहें कि जी हमने तो बाकी किसी से बात ही नहीं करनी है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून से बात करनी है, तो अकेली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ही नहीं, अकेली मुस्लिम। ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी कि विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकरात की आड़ में अगर आप ये कहेंगे कि हम 9 मई के दहशतगर्दों को माफ कर देंगे और बानी पीटीआई को सजा नहीं होगी और जिन्होंने शोहदा की यादगारों को जलाया है उनको माफ कर दिया जाएगा, जो कि मास्टरमाइंड थे, तो ये कोई गलतफहमी ना रखे, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, फिलहाल तो गवर्नमेंट का यही स्टांस है ना अभी कि जी हम 9 मई के मुल्ज़मान को कोई माफ़ी नहीं होती। वैसे भी मैं समझता हूँ हुकूमत के पास किसी को माफ़ करने का कोई इख्तियार नहीं है। आप देखें परवेज़ मुशर्रफ ने केसेस ख़त्म किए थे हुकूमती डायरेक्शंस पर, हुकूमती ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जिसे नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस कहा गया था, जिसके तहत केसेस ख़त्म किए गए थे, तो अदालतों ने उस नॉन एनआरओ को ख़त्म कर दिया था। अदालतों ने कहा था हुकूमत के पास किसी के खिलाफ केस ख़त्म करने का कोई इख्तियार नहीं है हुकूमत के पास। केस जी। एक दफ़ा बन जाए तो वो ख़त्म करने का इख्तियार अदलिया के पास है। अदालतें उस मुकदमे को खत्म कर दें, अदालतें उस मुकदमे में सजा दे दें, अदालतें उस मुकदमे में जो भी करें। लिहाज़ा एक तो जो मुकदमात बन चुके हैं और अदालतों में जा चुके हैं, उस बारे में मेरा नहीं ख्याल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के हुकूमत को कहे कि जी आप और कोई मुकदमात ना बनाएँ। तो जवाब में हुकूमत कहेगी आप और कोई कानून ना तोड़ें। वो कहेंगे जी आप और कोई मुकदमात ना बनाएँ। वो कहेंगे जी आप दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करेंगे। आप चढ़ाई करेंगे तो हम मुकदमा बनाएँगे। जी और कोई मुकदमा ना बनाएँ। उन्होंने कहा कि आप और कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ और मुकदमे नहीं बनाएँगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे लेकिन आप हमारे खिलाफ मुकदमा ना बनाएँ तो हुकूमत ये बात कैसे मान लेगी? हुकूमत कहेगी कि आप अगर पुरअमन रहने की गारंटी देंगे, तो हुकूमत मुकदमा नहीं बनाएगी, लेकिन अगर आप पुरअमन रहने की गारंटी नहीं देंगे, तो हुकूमत मुकदमात बनाएगी। तो मेरे ख़्याल में एक तो इस मुल्क में एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ ने मुकदमात ख़त्म किए थे और अदालतों ने वो उठाकर बाहर फेंक दिया था उस एनआरओ को, जिसे नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस कहते हैं, जिसके तहत मुकदमात ख़त्म हुए थे। उसके बाद मेरा नहीं ख़्याल कोई हुकूमत जो है, किसी के मुकदमात ख़त्म कर सकती है। हुकूमत आप मुकदमा खत्म होना अदालत का एक काम है। ये जो खत्म किए हैं मुकदमात नून लीग वगैरह के, वो अदालतों से खत्म कराए हैं उन्होंने जाकर। जो भी मुकदमा खत्म होना है, वो अदालत से खत्म होना है। जमानत होनी है तो अदालत से होनी है और अगर मुकदमा खत्म होना है तो अदालत से होना है। मुझे नहीं लगता कि जो डिमांड्स हैं अदर देन ये कि जी जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, इसके अलावा उनकी जो रिहाई की डिमांड्स हैं, वो तो हुकूमत के इख्तियार में ही नहीं है। हुकूमत जब ये टेबल पे बैठेंगे तो हुकूमत बताए पूछेगी कि भाई आप कौन से कानून के तहत रिहाई मांग रहे हैं। हुकूमत क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है कि वो बनी गाला को सब जेल करार देकर इमरान खान को बनी गाला में शिफ्ट कर दे, कि वो उसको जेल करार देती है। तो उसको सब जेल करार देने से रहेंगे तो वो जेल में ही, रिहाई तो मुमकिन नहीं होगी। अगर वो कहें जी कि बनी गाला शिफ्ट कर दिया है किसी मुज़ाकरात के नतीजे में, तो आप ये समझें कि फिर बनी गाला भी जेल होगी और रिहाई तो नहीं हो सकेगी। इसलिए रिहाई के लिए तो अदालतों में जाना पड़ेगा और अदालतों में ही हो सकती है रिहाई। सर, इससे मुतालिक मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो सिविल नाफ़रमानी का ऊँट है, आपको क्या लगता है ये किस करवट बैठेगा? देखिए, मेरे ख़्याल में सिविल नाफ़रमानी की कॉल दे दी गई है। आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कह दिया है कि वो रेमिटेंसेस ना भेजें। हुकूमत को ये पता है कि आपने कॉल दे दी है, अब अगर ओवरसीज़ ने रेमिटेंसेस नहीं भेजनी तो वो नहीं भेजेंगे और अगर उन्होंने भेजनी है तो आपकी कॉल के बावजूद भेजेंगे। ये कोई बटन तो है नहीं जो आपने ऑन करना है या ऑफ करना है कि आप तहरीक इंसाफ क्या तहरीक इंसाफ ने एक एक कॉल थी वो दे दी है। जो तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ है, वो अपने लोगों को कह रही है कि आप ना भेजें रेमिटेंसेस।
मैंने ऐसे कई वीलॉग देखे हैं पीटीआई ओवरसीज के, जिनमें वो लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप हुंडी के ज़रिए, हवाले के ज़रिए पैसे भेजें, आप बैंक से पैसे ना भेजें, हुकूमत पाकिस्तान को ना भेजें। तो हुकूमत को ये पता है कि कॉल दे दी गई है और अब उस कॉल पे कितना अमल होता है, ये अगले 30-40 दिन में पता लग जाएगा। अब तहरीक-ए-इंसाफ कॉल वापस ले, ना ले, इसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि पीटीआई ओवरसीज़ को कॉल चली गई है। उनको ये आइडिया अगर पसंद आया है, तो वो इस आइडिया के तहत पाकिस्तान को रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे, और अगर आइडिया पसंद नहीं आया, तो वो रेमिटेंसेस भेजेंगे। लिहाज़ा कोई ये कहे कि जी अभी सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं दी है, अभी दी है, वो उसमें जो रेमिटेंसेस की हद तक कॉल है, वो चली गई है। और अब ये पीटीआई ओवरसीज़ के ऊपर है कि, या पूरे पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ बैठे हैं, उनके ऊपर है कि वो इस कॉल को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मेरे ख़्याल में अब इसके ऊपर हुकूमत मज़ीद बात भी नहीं करना चाहेगी, कोई हुकूमत मिन्नतें नहीं करेगी कि आप बानी पीटीआई से कहें कि वो कॉल वापस ले लें। बस कॉल, हुकूमत को पता है कॉल हो गई है, जिन्होंने अमल करना है, अमल करना है। हुकूमत को अपने मुल्क में हवाला हुंडी पे क्रैकडाउन तेज़ करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से कोई पैसा ना आ सके। लेकिन कॉल हो गई है सिविल नाफरमानी में रेमिटेंसेस की हद तक। उसके सेकंड फेज़ में अगर पीटीआई के पास कोई और कार्ड्स हैं कि जी बिजली के बिल ना जमा कराएँ, ये ना करें, वफ़ाक से ताउन ना करें, टैक्स ना दें, और उसकी जो शेप्स हैं वो और बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस रेमिटेंसेस की हद तक कॉल हो गई है, और अब ओवरसीज़ की मर्ज़ी है वो इस पर अमल करें या ना करें। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ट्रोलिंग को लेकर। तो हमने देखा कि जब मोहसिन नकवी साहब को, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला है, उनको जब सीएम केपी की जानिब से गले लगाया गया था, तो एक सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हो गया था। जो पीटीआई के अपने लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी जानिब से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। अब ज़रा ये भी कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने सरज़निश की है सीएम केपी की कि उन्होंने उनको क्यों गले लगाया। इसमें कितनी सच्चाई है? जी, बानी पी जो है वो ये है कि जी बानी पीटीआई ने ये कहा है कि इससे पहले मैंने गंडापुर को एक वार्निंग दी थी कि वो ठीक हो जाएँ। जब वो एस्टेब्लिशमेंट से ताउन करते हैं, जब वो मोहसिन नकवी को मिलते हैं, तो मैंने वार्निंग दी थी। अब दूसरी बार हुआ है तो मैं तनकीद कर रहा हूँ और मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ इस बात पर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। बानी पीटीआई का मतलब है कि पहले वार्निंग दी थी, अब तनकीद कर रहा हूँ, फिर अभी मैं अदम-ए-एतमाद नहीं कर रहा गंडापुर पे। तो अभी मैं सिर्फ़ तनकीद कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन मेरे ख़्याल में गंडापुर को पता है अपनी लिमिटेशन, पारा चिनार की हालत बहुत ख़राब है, उन्होंने 1 महीना इंतज़ार किया है। फिर 1 महीने बाद उन्हें समझ आई है कि वफ़ाक और फ़ौज की मदद के बगैर वो पारा चिनार में अमन कायम नहीं कर सकते। वहाँ देखो 50 लोग बच्चे तो इसलिए मर गए हैं कि वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं। दवाई पहुँचाना किसकी ज़िम्मेदारी है? दवाई पहुँचाना गंडापुर की ज़िम्मेदारी है। मतलब ये सबसे बड़ी नाकामी है गंडापुर की कि वो 50 बच्चे वहाँ सिर्फ़ दवाइयाँ ना मिलने की वज़ह से मर गए हैं, और गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ़ था। वो वहाँ पर अब दवाइयाँ, आप देखें ना, पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब ने भी वहाँ दवाइयाँ भिजवाई हैं। एपी के सीएम ने भी, और आज फौजी हेलीकॉप्टरों में भी वहाँ दवाइयाँ गई हैं और सारे लोगों को अपलिफ्ट किया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में इतना बड़ा कत्ले-आम हो गया वहाँ, इतना बड़ा, वो कहते हैं जी जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई और 26 नवंबर पे। मैं कहता हूँ पीटीआई की केपी हुकूमत के खिलाफ जुडिशल कमीशन बनाएँगे। इसने पारा चिनार में कितनी नाअहलियाँ की हैं। ये जो बच्चे दवाइयाँ ना मिलने की वजह से मर गए हैं 50, उनका खून भी तो किसी के सर है ना, उनका खून पीटीआई के सर नहीं है, पीटीआई की हुकूमत नहीं है। या आपके ज़ेरे निज़ाम हुकूमत में इलाके में 50 बच्चे सिर्फ़ दवाइयाँ ना मिलने की वजह से मर गए हैं, और उसकी क्या पीटीआई ये तो पूछते हैं कि 26 नवंबर का बताएँ, 9 मई का बताएँ, भाई पारा चन्नार का बताएँ। वहाँ जो 50 लोग मर गए हैं, उस पर गंडापुर के ऊपर या पीटीआई के ऊपर क्यों नहीं पर्चा होना चाहिए? मेरे ख़्याल में पारा चिनार की हालत ऐसी थी कि गंडापुर मजबूर थे, और उसी मजबूरी में आज बैरिस्टर सैफ ने भी केपी हुकूमत ने वहाँ की ऑपोज़िशन से बात करने का भी फ़ैसला किया है।
और बैरिस्टर सैफ के जिम्मे लगाया गया है कि वो ऑपोजिशन जमातों से बात करें। वो पारा चिनार की वजह से हालात हुकूमत के बस से बाहर हैं। एक तरफ पारा चिनार में आग लगी हुई थी और दूसरी तरफ ये इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ थे। इन्होंने पारा चिनार पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। आज तक सीएम केपी पारा चिनार नहीं गए, जा ही नहीं सकते। इनका अमल दखल खत्म हो गया है। एक तरफ केपी असेंबली कह रही थी कि हम केपी में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हमें फौज नहीं चाहिए है, हमें वफाक से कोई मदद नहीं चाहिए है। दूसरी तरफ वहाँ हालात इनके हाथ से निकल गए हैं। अब ये फौज के भी पांव पड़े हुए हैं कि हमारी मदद करें कि पारा चिनार में इनसे नहीं हैंडल हो रहा। ये वफाक के भी पांव में पड़े हुए हैं कि हमारी मदद करें, क्योंकि सूबा तो इनका है, इन्होंने चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर इनकी जिम्मेदारी है। इनके हाथ से निकल गया तो आज ये वफाक के कदमों में भी गिरे हुए हैं और फौज के भी कदमों में गिरे हुए हैं। वहां 50 बच्चे मर गए हैं। देखो, एक तो कत्लो गारत हुई है, एक फरीक ने दूसरे फरीक को मार दिया, रोडें बंद हैं, पाक अफगान ट्रेड बंद है, सड़क बंद है, लोग अस्पताल नहीं आ सकते, सारा कुछ बंद है। लेकिन आप देखिए वहां दवाइयां भी नहीं है, वहां खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं। ये कैसी केपी की हुकूमत है और इसकी क्या असरअंदाज है। अब जब हाथ पैर फूल गए हैं, वहां इतना बड़ा कत्लेआम हो गया है, तो अब वफाक के भी कदमों में है और फौज के भी कि हमारी मदद करें, हमें इसमें से निकाले। लेकिन मुल्क का मामला है, वफाक कोई सियासत थोड़ी कर रहा है। वफाक ने सियासत करनी होती तो वफाक कहता खुद निबड़ो। जो केपी में तकरीरें की हैं, असेंबली में जाओ, उसके तनाजुर में तुम जानो, लेकिन वहां लोग मर रही हैं। लोगों को तो नहीं मरने के लिए छोड़ा जा सकता गंडापुर की तकरीरों में या केपी की तकरीरों में। लिहाजा वफाक भी क्या है, लेकिन इमरान खान को ये बात पसंद नहीं आई है और उन्होंने कहा है कि मैं गंडापुर पर तनकीद कर रहा हूं। अब इमरान खान तनकीद इस बात पर तो नहीं कर रहे कि उनकी हुकूमत में लोग मार रहे हैं, वो इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि आपने मोहसिन नकवी को क्यों मिला या फौज को क्यों मिले। इस बात पर तनकीद नहीं कर रहे हैं कि यार गंडापुर की हुकूमत में सैकड़ों लोग मर गए हैं, बच्चे मर गए हैं। मैं इस बात पर उनको कोई इतराज नहीं हो, कहते मार जाए बच्चे, लेकिन उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सीई इजलास को लेकर। तो सीईसी इजलास मुलतवी हो गया है, आप क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात आएंगे, कितनी हद तक जाएंगे? क्योंकि मुझे तो ये शिद्दत अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका इस पर एनालिसिस क्या? मेरा नहीं ख्याल अभी ये को बहुत शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। आइंदा चंद दिनों मेरे ख्याल में कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई है और उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने भी किरदार अदा किया है और एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को समझाया है कि आप मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार ना करें। आपकी गुफ्तगू मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करती है और ये आप थ्रेट ना करें गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट गिराने का, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो फिर यही कहेगी ना कि हम वफाकी हुकूमत गिरा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को वो बात तो किसी तरह कबूल नहीं होगी। लिहाजा मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को समझाया है कि ये रवैया ठीक नहीं है, जिसके बाद सीईसी का इजलास भी मुलतवी किया गया है और अब मेरे ख्याल में आगे जाके शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात भी होगी। कुछ डिमांड पीपल्स पार्टी की भी अनरीजनेबल है। मतलब आप देखिए ना जी, कोई पीएमएलएन सिंध में शराकत मांग रही है, वो कह रही है आपको सिंध में नहीं जरूरत है नून की, आप ना दें हिस्सा। इसी तरह पंजाब में नून को पीपल पार्टी की नहीं जरूरत है, आप जरूर गन पॉइंट पे हिस्सा मांग रहे हैं, हमें पंजाब में हिस्सा दें, वो आपसे सिंध में हिस्सा मांग रहे हैं। जो पंजाब बलूचिस्तान में शराकतदारी है, आपने केपी की गवर्नरी ले ली है, वो सब कुछ अपनी जगह है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं बैक चैनल पे एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को समझाया है कि ये रवैया ठीक नहीं है। उसमें जरदारी साहब को भी बताया गया है, जरदारी साहब ने भी रोल प्ले किया है। तो बिलावल को जो है एक दफा फिर समझाया गया है कि भाई ये ना करें। तो मेरे ख्याल में उसके बाद थोड़ा सीईसी का इजलास भी मुलतवी किया गया और अब आइंदा चंद दिनों में शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात होकर चीजों को और ठंडा किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।